नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सबका स्वागत है हमारे इस मॉर्निंग बुलेटिन में। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए तो आपको इस चीज़ की जानकारी देंगे कि आज किन खबरों पर खास आपकी नज़र रहनी चाहिए और रात 9:30 बजे के बाद क्या क्या इस देश में घटा है, क्या क्या इस दुनिया में घटा है, तमाम चर्चाएं करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आज सबकी नज़रें क्यों चेन्नई पे रहने वाली हैं, क्योंकि चेन्नई में टीम इंडिया ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है और आज सारी चीज़ें जो हैं इंडिया की बैटिंग पे रहेंगी। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि आज से स्कूल खुल रहे हैं, उनको लेकर क्या इंतजाम है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रेलवे को अब क्यों सरकार बेचना चाह रही है और दूसरी तमाम चीज़ों की भी चर्चा करेंगे। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। वंशज कोल, रचना विनोद कपूर, बलविंदर गिल, स्वागत है आपका। राजेश गंगोत्रा जी, रमेश जी, बलदेव जी, ख्याली राम जी, पंकज जी, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। तो विस्तार देते हैं, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज की खबरों का रुख करते हैं। आज से हिमाचल प्रदेश में सभी स्कूलों में 5वीं से 12वीं की नियमित कक्षाएं शुरू हो रही हैं। पहली तारीख से जो समर क्लोज स्कूल थे वो खुल गए थे और अब आज से विंटर क्लोजिंग स्कूल भी खुल रहे हैं, यानी पूरे प्रदेश के स्कूलों में आज 5th ऑनवर्ड 12th तमाम कक्षाएं अब रेगुलर हो जाएंगी। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस को बंद नहीं किया गया है, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन पहली तारीख से जो समर क्लोजिंग वाले स्कूल खुले थे उनमें अच्छा रिस्पॉन्स है। 80 to 85% बच्चे अभी भी स्कूल आने शुरू हो गए हैं और क्योंकि परीक्षाएं सिर पर है, परीक्षाओं की डेटशीट भी कईयों की आ चुकी है। ऐसी स्थिति में बच्चे चाहते हैं कि वो फिजिकल क्लासरूम का अनुभव जो है उसको ज्यादा से ज्यादा ले सके, ताकि उन्होंने कोरोना काल में जो भी पढ़ा, व्हाट्सएप या ऑनलाइन जो भी उनको पढ़ाया गया या जो भी उनको लेसन्स और बाकी क्वेरीज भेजी गई, अगर उसको लेकर उनको कोई शंका है तो उसको जो है वो एक रिफ्रेशर कोर्स के तौर पर एक रिवीजन उसका हो जाए। ये चीजें बच्चे चाहते हैं। बच्चों ने मुख्यमंत्री के साथ भी ऐसा कहा था कि स्कूल जल्दी खुलने चाहिए। कोरोना का असर कम हुआ तो सरकार ने फैसला लिया कि स्कूल जो है खोल दिए जाएंगे। कॉलेजेस भी खुल चुके हैं 8 तारीख से, उनमें भी जो पीजी स्तर की जो परीक्षा उनका शेड्यूल आ चुका है। टेंटेटिवली मार्च से लग रही है, हालांकि उसमें एक बच्चों की मांग आ रही है कि एक साल भर इतना कुछ डेफर हुआ है तो मार्च की बजाय अप्रैल या मई में अगर परीक्षा हो जाए तो उनको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कितना विचार करती है, कितना नहीं करती है। लेकिन जो दूसरे स्कूल हैं प्लस 2 तक के स्कूल, वो आज से खुल रहे हैं। 5वीं विंटर क्लोजिंग वाले, समर क्लोजिंग वाले पहले खुल चुके हैं। 5वीं से ऑनवर्ड 12th तक ये कक्षाएं लगेंगी। एसओपीज वही है, बच्चों को मास्क लगा के स्कूल जाना होगा। सैनिटाइजर की जो है जरूरी रखा गया है कि सैनिटाइजर साथ में हो। सैनिटाइजर ना हो तो स्कूलों में को ताकीद की गई है कि बच्चों के हैंड सैनिटाइज करवाए जाए और वॉशरूम के बाहर जो है बाकायदा साबुन और पानी का इंतजाम हो ताकि वो अपने हाथ धो सकें। वॉशरूम अगर कोई बच्चा जाता है तो एक टाइम में एक ही बच्चा जा पाएगा। लाइब्रेरीज नहीं खुलेंगी, स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, मॉर्निंग की जो असेंबली है वो नहीं होगी। कॉमन रूम में भी बच्चे एक साथ नहीं बैठ पाएंगे। क्लासरूम में भी एक डेस्क छोड़ के बच्चों को बिठाना होगा। अगर 3 बच्चों का डेस्क है तो उसमें 2 बैठेंगे, बीच की जगह खाली रहेगी और बच्चों को ये ब्रीफ करना होगा बार बार कि वो शेयरिंग ना करें। लंच की कोई शेयरिंग नहीं होगी, कॉपी पेंसिल इत्यादि की कोई शेयरिंग नहीं होगी और पूरे कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा। बच्चों की थर्मल स्कैनिंग भी होगी और थर्मल स्कैनिंग में अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर बढ़ा हुआ पाया जाता है तो स्कूलों को कहा गया है कि आइसोलेशन रूम एक रखा जाए जहां बच्चों को रखा जाए और फिर निकट का जो मेडिकल स्टाफ है उसको सूचना दी जाए ताकि बच्चे की केयर की जा सके और अगर ये संभव हो तो बच्चे को उसको घर वालों को बुला के जो है उनके हैंड ओवर किया जाए। इसी तरह टीचर्स के लिए टेस्ट अनिवार्य कर दिए गए अधिकांश जिलों में और अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ पाया जाता है तो फिर वहां पर उसको उस टीचर को भी स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। ये ताकीद साफ है। तो आज से विंटर क्लोजिंग वाले स्कूल भी खुल रहे हैं और एक तरह से ये पूरा इस जिसको अनलॉक कह सकते हैं अभी हमको लगता है कि कंप्लीट हो गया है और नई गाइडलाइंस भी हालांकि कोरोना की आ गई है। कोरोना की नई गाइडलाइंस जो है वो भी हमारे पास आ गई है, उसकी भी आपको चर्चा करेंगे। कोरोना की नई गाइडलाइंस सेंटर ने जारी कर दी हैं, जो अब नई चीजें उसमें सामने आई हैं और नए जो हैं वो रूल उसमें बना दिए गए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी संस्थान में 1 या 2 केस आते हैं तो उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। उसको 2 घंटे के लिए सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद उसको जारी रख सकते हैं। अभी जो है स्थिति ये थी कि अगर कहीं केसेस आ रहे हैं, इवन स्कूल्स की अगर बात करें, स्कूलों की खबर के साथ मैं इसको इसलिए अटैच कर रहा हूं कि अभी क्या हुआ कि मंडी में जब टीचर्स पॉजिटिव आए
तो 7 दिन के लिए स्कूल बंद हुए। फिर अभी ये ताकीद है कि 2 दिन के लिए स्कूल बंद किया जाएगा। लेकिन अभी जो नई गाइडलाइंस आई है, देखना होगा कि उसको लागू करता है स्टेट या नहीं करता है। लेकिन उसमें साफ कहा गया है कि किसी भी वर्क प्लेस पर, ऑफिस या वर्क प्लेस, तो स्कूल भी एक ही बात है, अगर कोई केसेस आ जाते हैं तो फिर उसको जो है बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 या 2 केसेस ही आते हैं तो उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। उस एरिया को डिसइंफेक्ट करने के बाद दोबारा काम शुरू किया जा सकता है, ये साफ किया गया है। और हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक जो सेंटर्स ने गाइडलाइन और जारी करी ऑफिस के लिए, दफ्तरों के लिए, उसमें कि ऑफिस में 1 या 2 केस मिलते हैं तो डिसइंफेक्शन के प्रोसेस सिर्फ उसी जगह होगी जहां जिसके आसपास केस हैं, और या ऑफिस को पूरे को डिसइंफेक्ट कर दीजिएगा। जहां मरीज पिछले 48 घंटों के दौरान मौजूद रहा उस एरिया को डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। इसके बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से काम शुरू किया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन अगर है कहीं बनाया हुआ, क्योंकि ज्यादा केसेज आता है, तो वहां सख्ती रहेगी। तो पालनपुर में कंटेनमेंट जोन बना है, वहां सख्ती रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। इसके अलावा एसओपी में कहा गया कि लिफ्ट अगर है किसी ऑफिस में तो उसमें जो संख्या है वो तय रहेगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लिफ्ट में भीड़ नहीं जमा होनी चाहिए। एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन के लिए भी निर्देश साफ कर दिए गए कि टेम्परेचर, एयर कंडीशन एसी का टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी की रेंज जो है 40 से कम नहीं होनी चाहिए, 40 से 70 के बीच में होनी चाहिए। 70 से ज्यादा होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 40 से कम नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर जो है कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, लेकिन 24 से नीचे आप उसको नहीं कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर क्रॉस वेंटिलेशन का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए। तो अगर एसी लगा तो क्रॉस वेंटिलेशन कैसे होगा, आपको ये देखना पड़ेगा इसको भी। ऑफिस कैंपस के बाहर और भीतर किसी भी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया, कैंटीन में हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहेगा। स्टाफ को अपना टेम्परेचर रेगुलर चेक कराना चाहिए, और अगर बीमार महसूस करते हैं और फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना होगा। स्टाफ और वेटरों को मास्क और ग्लव्स पहनने के समेत दूसरे जरूरी उपाय करने होंगे। तो ये नई गाइडलाइन जो है वो कोरोना की आई है इसको लेकर, और ये देखना होगा कि इसमें जो है वो सरकार किस तरह से अब एक्ट करती है स्कूलों को लेकर, खासतौर से क्योंकि स्कूल हमारे आज से खुल रहे हैं। तो उसकी जो है एक नई गाइडलाइंस ये आई है 2 घंटे वाली, तो इसको देखना होगा। ये स्पेशली इसमें कहा गया है। उधर रसोई गैस के दाम एक बार फिर से बढ़ गए जी। और रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल पहले महंगा है, अब गैस का सिलेंडर भी महंगा हो गया है। पेट्रोलियम कंपनी ने एलपीजी सिलेंडर में एक मुश्त 50 रुपए की सीधी बढ़ोतरी करी है, जो आपकी जेब से पड़ेगी। एक मुश्त, ये आधी रात से लागू हो गया, 50 रुपए की सीधी बढ़ोतरी कर दी है, और ये आधी रात से लागू भी होगी है कल से। अब इसके बाद जो 14 किलो 200 ग्राम का सिलेंडर है, जो नॉर्मल घरेलू सिलेंडर है, दिल्ली में उसकी कीमत 769 होगी है, 769 पे होगी है। हिमाचल प्रदेश में ये और भी महंगा मिल सकता है, क्योंकि हिली एरिया के चलते जो है यहाँ जो डिलीवरी चार्जेस वो ज्यादा लिए जाते हैं। हालांकि उसमें भी लोचा है, वो तय होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा लिए जाते हैं। तो ये दूसरी बार है जो फरवरी में बढ़े हैं। 4 फरवरी को बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर जो है वो 25 रुपए महंगा हुआ था, और अब फरवरी में घरेलू गैस की कीमत जो है 50 रुपए और बढ़ा दी गई। यानी कुल मिला के फरवरी में ही, अभी आधा फरवरी बीता है, आज 15 तारीख है, 75 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर बिना सब्सिडी वाला आप सिलेंडर लेते हैं तो उसमें 75 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, सब्सिडी वाला है तो अब आपको 50 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। दिसंबर में अभी 2 बार दाम बढ़े थे। आपको बता दें कि जनवरी में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन दिसंबर में 2 बार 50-50 रुपए की बढ़ोतरी इसमें की गई थी। बजट वाले दिन यानी 1 फरवरी को बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत, जो घरेलू गैस सिलेंडर था, उसमें बढ़ोतरी नहीं थी, लेकिन 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर जो था वो 191 रुपीज उसको बढ़ा लिया गया था। तो अगर कमर्शियल सिलेंडर बढ़ता है तब भी चीजें महंगी होगी दुकानों में, हलवाइयों की दुकानों में, बाकी चीजें महंगी हो जाएंगी। और अगर घरेलू सिलेंडर बढ़ता है तब भी जो है आप जान सकते हैं कि तब भी क्या होगा, वो ये कहने की जरूरत नहीं है, तब भी आपका बजट जो है वो गड़बड़ाएगा। उधर किसान आंदोलन का आज 81वां दिन था, और हरियाणा के करनाल में महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अभी जवानों और किसानों के ने कानून वापसी का नारा लगाया है, हमने गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया जो सरकार घबरा रही है। सरकार किसी की भी हो, हमको किसी उससे कोई लेना नहीं है, हम किसानों के लिए पॉलिसी पर बात कर रहे हैं। इधर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर किसान घर पर बैठे रहते हैं तो क्या उनकी मौत नहीं होगी? क्या 6 महीने में 200 लोग नहीं मरेंगे? किसानों की मौतें उनकी इच्छा से हुई है, ये उन्होंने कहा। तो इसको लेकर भी राकेश टिकैत ने हमला बोला है, और उन्होंने कहा है कि इस तरह के जो बयान है वो स्वीकार्य नहीं है। उधर गुजरात के चीफ मिनिस्टर कल एक सभा के दौरान मंच पर बेहोश हो गए। उन्हें वहीं पे फर्स्ट एड देना पड़ा विजय रूपाणी को, और उसके बाद फिर उनके बाकी तमाम कार्यक्रम जो है फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं। वे
निजी निकाय चुनाव, जो स्थानीय निकाय चुनाव है, उनका प्रचार करने के लिए वडोदरा के निजामपुर में पहुंचे थे और वहां मंच पर जब वो संबोधन के लिए उठे तो वो गिर गए और वहीं डॉक्टरों को उनको फर्स्ट एड देना पड़ा। इसके बाद वे हालांकि सहारा पकड़ के खुद सीढ़ियों से उतरे और इलाज के लिए वह अब अहमदाबाद रवाना हो गए हैं। रूपाणी की ये सिर्फ तीसरी रैली थी। वह तरसाली और करेली बाग में भी रैली करके आए थे और निजामपुरा पहुंचे। डॉक्टर के मुताबिक उनकी हालत ठीक है, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से वो बेहोश हो गए थे। तो ये अलग अलग देश दुनिया की खबरें हैं जी। और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं, वो भी चर्चाओं में रहते हैं। विप्लव देव कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी किसी फिल्मी हस्ती को टारगेट करते हैं, कभी कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। अब इन्होंने एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अब नॉर्थ ईस्ट की बात छोड़ दीजिए, वो नेपाल और श्रीलंका में भी सरकार बनाएगी, ऐसा उन्होंने दावा किया। और उन्होंने अपनी तरफ से दावा नहीं किया, उन्होंने कहा कि अमित शाह की ये प्लानिंग है। उन्होंने एक विधानसभा चुनाव, उन्होंने जो है कल एक बयान दिया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर टिप्पणी करी और पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पार्टी की न केवल देश भर में बल्कि पड़ोसी देश में विस्तार की योजना है। विप्लव देव ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्वयं विधानसभा चुनाव के दौरान उनके साथ इस तरह की जो स्ट्रेटजी थी वो डिस्क्लोज करी थी और उन्होंने कहा था कि नेपाल और श्रीलंका में भाजपा की सरकारें बनाने की भी हमारी योजना है। विप्लव देव के मुताबिक 2018 में जब त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव होने थे तो उस दौरान अमित शाह भाजपा प्रमुख थे। एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में पार्टी की जीत के बाद विदेशी विस्तार भी करना होगा और इसके तहत उन्होंने कहा कि श्रीलंका और नेपाल में भी हम लोग जो है अपनी सरकार बनाएंगे। विप्लव देव जी हैं जी, कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी करते हैं। ये इनके बारे में जो है बहुत कई विवादित इनकी टिप्पणियां आती हैं। बात फिर से हिमाचल की करते हैं। KSR, जिसको कालका शिमला रेल लाइन कहते हैं, हेरिटेज है, यूनेस्को हेरिटेज है, लेकिन अब इस हेरिटेज को बेचने की या निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो रही है। अभी आप 37 रुपए में नॉर्मल ट्रेन से कालका से शिमला पहुंचते हैं और 250 या 270 रुपए के बीच में आप जो है जो स्पेशल ट्रेन हैं, सुपरफास्ट ट्रेन है, उनमें पहुंचते हैं। हालांकि सुपरफास्ट जैसा कुछ नहीं है इस ट्रैक पे, लेकिन स्पीड उसकी वही रहती है 20 से 25 से 30 किलोमीटर। और अगर रेल कार लेनी हो आपको, तब भी आपको जो है एक मुश्त, अगर आप 11 लोग हैं तो आपको 250 रुपए ही चुकाना पड़ता है। लेकिन अब आपको कई गुना पैसे जो है चुकाने पड़ सकते हैं। इसकी वजह बता रहा हूं, क्योंकि केंद्र सरकार और रेलवे ने PP मोड पर जो है इसको निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है। हालांकि अभी ये इनिशियल स्टेज पर है। 4 ट्रैक जो है देश के, शिमला कालका, दार्जिलिंग का, नीलगिरी का और इसके अलावा जो है सिलीगुड़ी दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल वाला ये शिमला कालका, तमिलनाडु का नीलगिरी और महाराष्ट्र का नेरल माथेरान। तो 4 ट्रैक को जो है PP मोड पर निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली गई है। रेलवे का भी इसमें शेयर होगा। अभी इसके लिए जो है पहला कदम बढ़ा लिया गया है और अभी ये देखना होगा कि प्राइवेट एजेंसियां कौन कौन सामने आती हैं। रेलवे ने लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये जिम्मा सौंप दिया है कि वो जो है इन ट्रैक्स को निजीकरण इनका कर दे। तो रेलवे के निजीकरण को लेकर पहले ही देश में चर्चा है और अब अगर आपकी कालका शिमला जैसी रेल लाइन भी निजीकरण के दायरे में आती है तो निश्चित तौर से देखना होगा कि लोगों की और बाकी पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या नहीं होगी। तो निजीकरण की ओर को जो है रेलवे लाइन कालका शिमला की बढ़ा दी गई है। बात दूसरी खबरों की कर लेते हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कल एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम के जो चुनाव हैं, जो आने वाले धर्मशाला, मंडी, सोलन और पालमपुर के, वो पार्टी सिंबल पर कराए जाएंगे। इसको लेकर चर्चा हालांकि बड़े पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ था। यह कहा गया था कि कल से यानी 16 तारीख से जो धर्मशाला में बीजेपी की कार्यकारिणी की स्पेशल मीटिंग हो रही है, उसमें जो है ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने इस फैसले को डिस्क्लोज कर दिया है। उन्होंने बताया कि हम जो है इसको पार्टी सिंबल पर लड़ेंगे। निश्चित तौर से ये पार्टी सिंबल को लेकर जो है ये इसलिए लड़े जा रहे हैं क्योंकि अब सरकार चाहती है कि जिला परिषदों में मैक्सिमम उसकी सरदारियां हैं, पंचायत समितियों में उसकी सरदारियां हैं। तो अब सरकार एक मैसेज देना चाहती है कि नगर निगम क्योंकि सिंबल पे लड़े जाएंगे और उनको जीत के सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि सब ठीक है। लेकिन ऐसे मैसेज पहले भी आते रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता यह है कि जिसको लगता है सब ठीक है, तो विधानसभा का चुनाव होता है तो सब उल्टा हो जाता है। तो इसको देखना होगा। लगातार इन चीजों को जो है लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने भी अपने टीम बना दी है इन चारों नगर निगमों के लिए। उसमें एक सुधीर शर्मा को छोड़कर बाकी दिग्गजों को रखा गया। हालांकि जिस दिग्गज का जहां नगर निगम के आसपास उसको नहीं रखा गया, जैसे GS बाली या तो धर्मशाला
ये पालमपुर नगर निगम उनके दोनों हैं, आशीष पटेल भी, लेकिन जीएस बाली को मंडी की जिम्मेदारी दी गई है। मंडी में कौल सिंह को होना चाहिए था, वहां की जिम्मेदारी उनको ना देकर जो उनको पालमपुर की जिम्मेदारी दी गई है। पालमपुर में आशीष पटेल है ही नहीं टीम में। सोलन में राजेंद्र राणा और दूसरी टीम रखी गई है, हर्षवर्धन चौहान उसकी, लेकिन विनोद सुल्तानपुरी और जो बड़ा नाम है धनीराम शांडिल वो जो है नहीं है। सुल्तानपुरी को मंडी लगाया गया, धनीराम शांडिल कहीं भी नहीं है। तो ये देखना होगा, अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। स्ट्रेटजीज की अगर बात करें तो आज इंडिया की भी स्ट्रेटजी जो है चेन्नई में साफ दिख रही है, और इंडिया चाहता है कि आज दिन भर वो बैटिंग करे और अच्छा स्कोर 400 प्लस का जो है 400 प्लस का टारगेट मेहमान टीम इंग्लैंड को दे और फिर इस टेस्ट को वो जीत ले, क्योंकि अभी ये तीसरा दिन है, आज 2 दिन का खेल इसके बाद भी होना है। तो आज इस बात पे नजरें रहेंगी कि आज क्या स्कोर जो है, क्या टारगेट इंडिया दे पाता है। फिलहाल 250 का टारगेट ऑलरेडी है, 250 का टारगेट ऑलरेडी है। 1 विकेट पर 54 रन बनाकर इंडिया की दूसरी पारी पिछले कल खेल खत्म होने तक थी। शुभमन गिल आउट हो गए थे, रोहित खेल रहे थे और पुजारा खेल रहे थे। पुजारा 4 पर है और रोहित जो है 25 रन पर है। तो इसके अलावा पिछले कल की अगर बात करें तो खेल ने एक बड़ा दिलचस्प पहलू देखा। पूरी की पूरी इंग्लैंड की जो टीम है, जो पहली पारी में रोहित शर्मा ने 161 रन बताए थे, उसको भी पार नहीं कर पाई। हालांकि उन्होंने फॉलो ऑन बचा लिया है, फॉलो ऑन के लिए 130 रन चाहिए थे, लेकिन 134 रन पर इंग्लैंड की पार्टी ने पूरी टीम ने घुटने टेक दिए। जो रूट स्मिथ 7 जो बल्लेबाज थे इंग्लैंड के, वो दहाई का अंक भी नहीं छू पाए। 5 विकेटें रविचंद्रन अश्विन ने ली, 2 विकेटें पहली बार टेस्ट खेल रहे अक्षर पटेल ने ली। इसके अलावा 2 विकेट ईशांत शर्मा को, उनके अब 302 हो गया, उन्होंने 300 किया था पहली पारी में, और 1 विकेट मोहम्मद सिराज को मिला। हालांकि ईशांत शर्मा ने एक और भी रिकॉर्ड बनाया, जब बैटिंग करने पहली पारी में वो आए थे तो 0 पे आउट हो गए थे, और ऐसा वो 32 बार जो है वो कर चुके हैं। 32 बार वो 0 पे आउट चुके हैं। उनसे आगे अब सिर्फ मार्टिन है, क्रिस मार्टिन न्यूजीलैंड के, वो 36 बार हुए हैं। तो ये चल रहा है मामला, लेकिन दिलचस्पी यही है कि आज देखना ये होगा कि कहाँ जो है टीम कितना इसमें ऐड कर पाती है 250 रन में आगे, और कितना टारगेट इंग्लैंड को दे पाती है। विशेषज्ञों की माने तो आज का ही दिन टीम को खेलना है, चाहे वो आउट हो चाहे ना हो, क्योंकि 2 दिन फिर चाहिए होंगे, और आपको 2 दिन बहुत होते हैं किसी भी टीम को आउट करने के लिए, खासतौर से जब पहली पारी में कोई टीम फॉलो ऑन बड़ी मुश्किल से बचा पाई हो। तो फिलहाल इतना ही जी। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ दिन में फिर मुलाकात होगी। शाम को 7 बजे मुलाकात होगी, रात को 9:30 बजे मुलाकात होगी। चर्चा होती रहेगी, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग समय पे हमारी खबरें पेज पे आती रहती है, आप उनको भी देखते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा लाइव हमारे कार्यक्रम तमाम जो यूट्यूब के हैं, फेसबुक पे चलते हैं, आप तक पहुंचे, तो यूट्यूब और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए। जैसे ही कोई कार्यक्रम लाइव होगा, जैसे ही कोई प्रीमियर लगेगा, जैसे ही कोई नई सूचना आएगी, वो तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपका दिन शुभ हो जी।